वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स रिएक्ट जेएस के हुक्स के ऊपर। हुक्स क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, किस लिए हम इन्हें यूज करते हैं, बेनिफिट क्या है इनके और मेथड क्या है इनके, और ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पूरी डिस्कस करेंगे और उनके बाद हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि हुक्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं हुक्स की डेफिनेशन, हुक्स आर द फंक्शन विच हुक्स इनटू रिएक्ट स्टेट एंड द लाइफ साइकिल फीचर्स फ्रॉम द फंक्शन कंपोनेंट. Hooks are the new feature introduced in the React 6.8 version. It allow you to use state other React feature without writing a class. It's mean कि आप hooks एक तरह के फंक्शन ही है फ्रेंड्स, उन फंक्शन को यूज करके हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में यूज करते हैं हुक्स को और उसके साथ हम स्टेटफुल बना सकते हैं रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट को, यानी कि स्टेट सेट कर सकते हैं, जो कि पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट में ही पॉसिबल था। जब रिएक्ट ने 16.8 वर्जन लॉन्च किया तो उनमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुक्स को। पहले की अगर इससे अर्लियर वर्जन है जो उनकी बात की जाए तो हमारे पास फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में कोई भी मेथड नहीं था जहां पे हम स्टेट सेट कर सकें। उन्हें हम सिर्फ एज ए प्रॉप्स पास करके ही यूज में ला सकते थे। तो पहले की जो काम करने की या डेवलपमेंट की अप्रोच थी, अगर आपको स्टेटलेस कंपोनेंट बनाना है तो आप फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाते थे और क्लास कंपोनेंट के थ्रू एज ए प्रॉप्स उस फंक्शनल कंपोनेंट को वैल्यू पास करते थे या मेथड पास करते थे। बट जब हुक्स हमारे पास आ गया है फ्रेंड्स, तो आप विदाउट यूज क्लास यानी कि आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन हुक्स में डेवलप कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी है, इजी होती है क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि क्लास में कलेक्शन ऑफ फंक्शन होते हैं और फंक्शन एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होता है जो कि आप कहीं पे भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक नया फंक्शन बना सकते हैं विदाउट एनी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऊप्स के कॉन्सेप्ट या क्लास की बात करूं तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं और उसके बेसिस पे वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये था फ्रेंड्स हुक्स की डेफिनेशन, और अब आगे जानते हैं कि इनका यूज हम कहाँ करते हैं। तो व्हेन टू यूज ए हुक्स, इफ यू आर ए राइट ए फंक्शन कंपोनेंट and then you want to add some state to it previous, you do this by converting it to a class, but now you can do it by using hooks inside the existing function component. It's mean कि friends, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि जो पहले की जो अप्रोच थी उसमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट में ही हम स्टेट सेट कर सकते थे और फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में ऐसा कोई भी मेथड नहीं था। बट अब हुक्स की वजह से, हुक्स के जो भी हमें फीचर मिला है हुक्स की वजह से, हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट को स्टेटफुल कंपोनेंट बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट नहीं भी बनाते हैं तो आप फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट से ही पूरी की पूरी रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन बना सकते हैं और उसका हुक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में हम हुक्स यूज करते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हुक्स यूज नहीं होते। अब इनके रूल्स जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसके दो रूल हैं फ्रेंड्स, ओनली कॉल हुक्स एट द टॉप लेवल। दूसरा जो इसका रूल है, ओनली कॉल हुक्स फ्रॉम रिएक्ट फंक्शन। टॉप लेवल का मतलब, मान लो बात करते हैं किसी फंक्शनल कंपोनेंट की, तो विद इन, जैसे मान लो आप फंक्शन लिखते हो तो अब फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में क्या है, जैसे कि क्लास में मल्टीपल कलेक्शन ऑफ फंक्शन होते थे तो वैसे ही फंक्शन कंपोनेंट भी कलेक्शन ऑफ फंक्शन है, यानी कि उसके इनर भी फंक्शन है। आप उसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, मेथड बना सकते हो। तो अगर जो हुक्स होगा वो हमेशा आपके जो टॉप लेवल, यानी कि फंक्शन जब आप डिफाइन करोगे फंक्शनल कंपोनेंट, वहां पे आपका हुक्स कॉल होगा। विद इन जो आपका बाकी के मेथड होंगे फंक्शन के, वहां पे आप हुक्स को नहीं लिख सकते, आप लिखोगे तो एरर थ्रो करेगा। दूसरा जो हमारा रूल था, ओनली कॉल हुक्स फ्रॉम द रिएक्ट फंक्शन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हुक्स यूज नहीं होते।
ओनली फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में ही हुक्स होंगे। तो ये दो रूल हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, और इसमें इतना ही था। अब बढ़ते हैं इसके मेथड कौन कौन से हैं। जैसे कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हमने लाइफ साइकिल जाने, उनके अलग अलग मेथड थे, ऐसे ही हुक्स में भी हमारे पास जो मेथड है, फंक्शन है, जिनकी हेल्प से हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को स्टेटफुल फंक्शन बनाते हैं। तो चलते हैं आगे। बिल्ट इन हुक्स, जो पहले से बने हुए हैं हुक्स फ्रेंड, वो है यूज स्टेट काफी यूजफुल है, यूज इफेक्ट काफी यूजफुल है, यूज कॉन्टेक्स्ट। और अगर मैं बात करूं तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स की फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में, जैसा कि मैंने आपको रिएक्ट में तीन चीजें बताई, फिर मैंने क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आपको तीन चीजें बताई, और अब अगेन मैं आपको बता रहा हूं हुक्स में तीन चीजें। तो ये जो तीन चीजें हैं, यानी कि तीन हुक्स हैं, आपको ऑलवेज रिमाइंड रखने हैं, अपने माइंड में लिख के ले लो, जैसे मर्जी आप रख लो इसे, बट आपको ये हमेशा याद रखनी है ये तीन चीजें, क्योंकि इन तीन चीजों पे टिकी है आपकी पूरी हुक्स की डेवलपमेंट रिएक्ट की। और इसके अलावा भी हमारे पास एडिशनल मेथड हैं, बट अगर आप उनको नहीं भी करते तो इनसे आप काम चला सकते हैं। आपकी पूरी की पूरी रिएक्ट जेएस की डेवलपमेंट इन तीन हुक्स पे टिकी हुई है। तो पहले जानते हैं यूज स्टेट का यूज क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने क्लास कंपोनेंट में दिस डॉट सेट स्टेट का मेथड हमने कॉल किया था, वो स्टेट सेट करता था। तो यहाँ पे अगर मैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट की बात करूँ, हुक्स की बात करूँ, तो वो मेथड रिप्लेस हो जाता है यूज स्टेट से। दूसरे आते हैं हम फ्रेंड्स यूज इफेक्ट पे। यूज इफेक्ट क्या करता है? तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, क्लास बेस्ड कंपोनेंट के एक लाइफ साइकिल होता है। तो हर क्लास बेस में कोई भी चेंजेस होते थे, जैसे उसकी तीन फेजेस थी, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंट। तो फ्रेंड्स, वो लाइफ साइकिल जो यहाँ पे बना हुआ है, या जो हम कह सकते हैं कि डिपेंड है या रिप्लेस हो गया है फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में, वो मेथड है हमारे पास यूज इफेक्ट। यानी कि डिड माउंट भी यही करता है, रिमूव भी यही करेगा, अपडेट भी यही करेगा, शुड अपडेट भी यही करेगा। यानी कि सारे के सारे मेथड जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के लाइफ साइकिल थे, यहाँ पे कंसीडर हो गए हैं वो यूज इफेक्ट में। यूज इफेक्ट की जो प्रोग्रेस है या रनिंग, जो उसका जो तरीका है, प्रोसीजर है, वो हम प्रैक्टिकल में जानेंगे कि वो किस तरीके से वो वर्क करता है। तीसरा जो मेथड है यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट एक एपीआई है फ्रेंड्स, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी वो यूज होती है। मैंने कराई नहीं है क्योंकि मैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, वो आपको ज़्यादा ज़रूरी है करने। तो मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में मैंने आपको इंट्रो दे दी, लाइफ साइकिल भी बता दिए, बट जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है उससे होता क्या है, कॉन्टेक्स्ट और प्रॉप्स को आप एज ए इक्वल भी ले सकते हैं, बट दोनों में एक डिफरेंस है फ्रेंड्स। प्रॉप्स में क्या होता है कि मान लो आपके पास टॉप लेवल कंपोनेंट है, एक पेरेंट कंपोनेंट है, फिर आपके पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है, फर्दर चाइल्ड के अंदर उसका एक सब चाइल्ड है, यानी कि तीन लेवल पे आपके कंपोनेंट है। अगर मान लो मुझे पास करनी है वैल्यू पेरेंट कंपोनेंट टू ग्रैंड चाइल्ड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले पास करूंगा पहला प्रॉप्स चाइल्ड कंपोनेंट को, फिर फर्दर वही प्रॉप्स सब चाइल्ड को, और देन मुझे वैल्यू मिलेगी अपने ग्रैंड चाइल्ड में। बट अगर मैं इसकी बात करूं कॉन्टेक्स्ट की, कॉन्टेक्स्ट में केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, हम एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, वहां पे अगर मैं, जब कॉन्टेक्स्ट का एक प्रोवाइडर भी होता है, उससे करेंगे प्रैक्टिकल में, बट आपको थोड़ा सा इंट्रो बता दूं इसका, कि आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या करते हैं, आप वहां पे भी सेम केस वही अप्लाई करेंगे जैसा कि हमने प्रॉप्स के केसेस में किया, कि एक वैल्यू पास करेंगे और उस कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस से हमें ग्रैंड चाइल्ड में वो वैल्यू सीधा डायरेक्टली वहां पे वो हमें गेट हो जाएगी, विदाउट कि हम डाउन ड्रिल करें, ऊपर से लेके नीचे तक प्रॉप्स पास करते गए। ये तो मैंने तीन लेवल बताए, काफी लेवल भी और भी हो सकते हैं, 5 लेवल तक हो सकता है आपका कंपोनेंट, 6 लेवल तक होता है, नेस्टेड लेवल तक हो सकता है। तो उस केसेस में प्रॉप्स को पास करना
वो अप्रोच सही नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स है और आपको बार बार हर कंपोनेंट में जाके वो प्रॉब्स पास करनी पड़ती है। वो थोड़ा हेडेक हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अलावा जो अल्टरनेट है आप ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, रिडक्स या वो सारी चीज़ें भी यूज कर सकते हैं। उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली रिएक्ट के फंडामेंटल। तो जो जो रिएक्ट के अंदर है हम वही डिस्कस करेंगे। जब रिएक्ट के फंडामेंटल पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे देन हम मूव करेंगे जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, राउटिंग, रिडक्स, एग्जॉस और भी सारी चीज़ें, वो सारी हम स्टेप बाय स्टेप जैसे यूज के हिसाब से हम करेंगे। तो ये फ्रेंड्स थे रिएक्ट हुक्स के बिल्ड बेसिक मेथड। और इवन कि आप रिएक्ट जेएस की जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पे भी रिएक्ट जेएस की हुक्स की अगर डेफिनेशन पढ़ो तो उन्होंने भी लिखा हुआ है कि आप इन तीन मेथड को अगर आप कर लेते हैं तो एडिशनल जो इसके मेथड है उनको नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, चलेगा काम। तो अब एडिशनल मेथड की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ऊपर ऊपर से मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास एडिशनल मेथड है, यूज रिड्यूसर है, यूज कॉल बैक है, यूज मेमो है, यूज रेफ है, यूज इम्प्रीट हैंडल्स, यूज लेआउट इफेक्ट, यूज डिबग वैल्यू। तो अभी के लिए हम इनको नहीं करते हैं, बट जैसे ही हमारा फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा, हमारी सारी जो रिएक्ट की डेवलपमेंट थी वो कंप्लीट हो जाएगी, तो इन फर्दर इन फ्यूचर में हम इनको भी यूज़ के हिसाब से प्रैक्टिकल करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए मुझे लगता है कि बेसिक जो हुक्स हैं वो ही काफ़ी हैं हमारे लिए। तो अब करते हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिकल और जानते हैं तीनों हुक्स के यूज़ और कैसे वो काम करते हैं और कैसे हम क्लास कंपोनेंट को रिप्लेस कर सकते हैं इजीली फंक्शन कंपोनेंट में। चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम मेरे फेवरेट एडिटर वीएस कोड में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में फंक्शनल बेस कंपोनेंट ऑलरेडी बना है, ऐप फंक्शनल बेस कंपोनेंट है। अब फंक्शनल बेस कंपोनेंट की बात करूं तो हम दो तरीके से फंक्शनल बेस कंपोनेंट को लिख सकते हैं। एक सिंपल फंक्शन जैसा कि जावास्क्रिप्ट में होता ही है, और बाद में ES6 के अकॉर्डिंग हमें उसे एक्सपोर्ट करना होता है ताकि हम इस कंपोनेंट को इजीली कहीं पे भी इंपोर्ट कर सकें, जैसा कि हमने क्लास बेस कंपोनेंट के केस में किया। अब फंक्शनल बेस कंपोनेंट हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं ES6 के फीचर के अकॉर्डिंग, यानी कि एरो फंक्शन के हिसाब से। तो वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कॉन्स्ट ऐप आप लिखेंगे इक्वल टू राउंड ब्रैकेट। ये राउंड ब्रैकेट जो है ये पैरामीटर का सेक्शन है। अब जब आप किसी कंपोनेंट को अगर आपने पैरामीटर पास करने हैं या किसी मेथड को पैरामीटर पास करने हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे एरो फंक्शन वाला साइन और देन करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के बाद आप लिखेंगे जो भी उसका जो भी रिटर्न वाला मेथड है या बाकी जो उसकी बॉडी है। तो जैसा कि हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट में रेंडर मेथड होता था, तो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में सिंपल हमें रिटर्न लिखना होता है और उसमें राउंड ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि हम टैग लिख सकते हैं। जैसा कि हमने H1 ऊपर लिखा हुआ है तो हम ऐसे ही नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही मेथड्स हमारे चलेंगे। पहले हम इसे रिमूव कर देते हैं और ऊपर वाले मेथड को चला के देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास टेस्ट आ रहा है स्क्रीन पे। अब दूसरे मेथड को चला के देखते हैं। दूसरा मेथड मैंने पेस्ट किया और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ। तो वापस चलते हैं स्क्रीन पे, तो आ गया हमारे पास 2। तो हमारे पास दोनों ही मेथड हैं फ्रेंड्स। आप इस तरीके से अगर आपका हाथ बिल्कुल साफ है, सेट है एरो फंक्शन में, तो आप इस तरीके से यूज़ करो, अदरवाइज आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। मैं यूजली यही वाला तरीका यूज़ करता हूँ एरो फंक्शन का। तो मैं जाऊँगा एरो फंक्शन के साथ और मैं इसे कर लेता हूँ डिलीट। तो अब हम करते हैं जो पहला मेथड हुक्स का, तो वो मेथड है हमारा फ्रेंड्स यूज स्टेट। और यूज स्टेट हमें लिखना कैसे पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शनल बेस कंपोनेंट में
पहले सिंपल एक फंक्शन होता था, यानी कि आप लोकल वेरिएबल बना सकते थे, उसके अंदर आप कंडीशन लगा सकते थे और रिटर्न जो लास्ट में आपने करना है वो कर सकते थे। बट अब फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट भी आपका एज क्लास यूज होता है, यानी कि आप इसके अंदर फर्दर मेथड बना सकते हैं, यानी कि आपको कोई अदर कोई फंक्शन चाहिए तो आपको ऐसे लिखना पड़ सकता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या आप ऊपर वाले तरीके से ही लिख सकते हैं कि कॉन्स्ट बनाया आपने, टेस्ट इक्वल टू पैरामीटर का साइन हो गया और देन, तो ये वाला मेथड भी चलेगा, यानी कि ये हम मल्टीपल इसके अंदर फंक्शन बना सकते हैं फंक्शनल बेस कंपोनेंट है। जैसा कि इसको हमने कोई और फंक्शन बना दिया, शो शो इसको हमने बना दिया काउंट लिस्ट। तो इस तरीके से ये अलग अलग मेथड हम बना सकते हैं फंक्शनल बेस कंपोनेंट में। तो अभी के लिए इसको करते हैं डिलीट, जानेंगे आगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यूज स्टेट यूज करने के लिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में दो पैरामीटर होते हैं, यानी कि दो वैल्यूज होती हैं। पहला होता है वेरिएबल, जो अपने वेरिएबल का नाम रखना है, मैं रखता हूँ काउंट। सेकंड जो हमारे पास पैरामीटर है या वैल्यू है वो है उस काउंट को सेट करने का मेथड, यानी कि सेट एक प्रीफिक्स कीवर्ड है जो कि रिएक्ट ने हमें दिया है, और उसके बाद आपका जो भी वेरिएबल है आप उसको लिख सकते हो ऐसे, जैसे काउंट है मेरे पास। अब इस वेरिएबल को लिखने के हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तो यही है कि जैसा वेरिएबल का हमने लिखा हुआ है वैसे ही के वैसे हम यहाँ पे लिख दें। दूसरा हमारे पास वे है कि इसको हम करें कैमल केस। अगर मान लो आपके पास एक और वर्ड है यहाँ पे अंडरस्कोर लिस्ट करके, तो आप उसको अगर कैमल केस में लिखोगे तो वो किस तरीके से लिखोगे, आपको लिस्ट का एल बड़ा करना पड़ेगा, तो ऐसा आपका कैमल केस बन जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं काउंट अंडरस्कोर लिस्ट, जैसा कि आपका वेरिएबल है ही। तो मैं प्रेफर करता हूँ फ्रेंड्स कैमल केस, क्योंकि वो एक अच्छी अप्रोच है और हमें पता भी लगता है कि ये सेट मेथड यूज हो रहा है इसका, तो मैं इस अप्रोच के साथ जाऊंगा। दूसरा हमें लिखना पड़ता है इक्वल टू और देन फाइनली यूज स्टेट। ये हो गया हमारा यहाँ तक यूज स्टेट वाला काम। अब यूज स्टेट की जो राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर हम जो भी वैल्यू डालते हैं वो सेट हो जाती है, यानी कि फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज हो जाती है इस वेरिएबल में काउंट में। और इस जो वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं वो हर टाइप की होती है, जैसे कि हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी हमने जाना कि स्टेट के अंदर हम किसी भी टाइप की वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। वो नंबर हो सकती है, बुलियन हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, एरे हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट वैल्यू स्टोर करनी है तो आप कर्ली ब्रेसेस लगाओगे। एरे आपको स्टोर करने हैं इस वेरिएबल के अंदर तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। नंबर करने हैं तो आप फिलहाल के लिए इसे जीरो असाइन कर सकते हो या कोई और नंबर भी असाइन कर सकते हो। स्ट्रिंग वैल्यू देनी है तो सिंगल कोट्स के साथ आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। और अगर आपको देनी है कोई विलियन वैल्यू तो विलियन वैल्यू की वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स, तो आप इसको फॉल्स या फिर ट्रू कुछ भी दे सकते हो। तो फिलहाल मुझे चाहिए नंबर, क्योंकि मुझे काउंट करवाना है किसी भी चीज़ का, तो मैं इसको दे रहा हूँ वैल्यू 0। तो ये मैंने इसको वैल्यू दी। अब हमें इससे कराते हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करली ब्रेसेस, जैसा कि हमने क्लास कंपोनेंट में भी डिस्प्ले करवाई थी कलर की वैल्यू। तो मान लो अगर ये क्लास कंपोनेंट होता तो मुझे लिखना पड़ता दिस स्टेट, जो कि रिएक्ट ने हमने कीवर्ड दिया है, और देन मेरा काउंट वेरिएबल है तो मुझे काउंट लिखना पड़ता। बट ये हमारे पास फंक्शन है दिस और स्टेट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला पार्ट यहाँ से हट जाएगा फ्रेंड्स और चलेगा नहीं, और हमें जस्ट लिखना पड़ेगा सिंपल काउंट, यानी कि बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। इसीलिए हुक्स काफ़ी यूज़फुल हुए हैं, ट्रेंड में हैं और बहुत पॉपुलर हुए हैं कि हमने सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल बनाया, उसको एक वैल्यू सेट की और हमें डिस्प्ले करवाना है, तो जस्ट उस वेरिएबल का नाम लिखना है। और जैसे ही आप देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे तो करके यहाँ पे चल जाएगा हमारा जो मेथड। यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि ये बोल रहा है कि यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। यस, क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसे पता ही नहीं लग रहा है कि यूज स्टेट आएगा कहाँ से, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में तो दिस स्टेट
प्रीफिक्स था, यानी कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में वो चलता ही चलता था। सुपर कीवर्ड के साथ वो इनहेरिट होता था हमारे कंपोनेंट क्लास से। तो यहाँ पे ना हमने इनहेरिट किया, ना एक्सटेंड किया, ना कहीं से इंपोर्ट किया, तो इसलिए वो एरर हमें थ्रो कर रहा है। तो उसे इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं फ्रेंड्स। पहला जो तरीका है वो है कर्ली ब्रेसेस, और जैसा कि हमने कंपोनेंट इंपोर्ट किया था वैसा ही हमें यूज स्टेट हम इंपोर्ट करते हैं। और आप जाएंगे स्क्रीन पे तो आप देख सकते हैं कि वो चल गया है, जीरो में असाइन हो गई है, वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे मैं कॉलन भी लगा देता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। दूसरा मेथड है हमारे पास फ्रेंड कि हम इसको ना लिखें ऐसे, और हम सीधा यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, तो इस केसेस में भी चलेगा ये। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों ही केस अच्छे हैं, बेस्ट हैं। अगर आप बार बार ये रिएक्ट से फेड अप हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यूजली मैं ऐसे ही लिखता हूँ इंपोर्ट करके, कि मैं यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ टॉप में, और बार बार मैं पसंद नहीं करता रिएक्ट डॉट लिखना, तो मैं कुछ इस तरीके से ही लिखता हूँ। तो ये हमारा चल रहा है। अब एक काम करते हैं, हम बनाते हैं एक मेथड। तो मैं बनाता हूँ एक बटन, हम कुछ इवेंट हैंडलिंग भी करते हैं यहाँ पे। ऐड बटन बन गया, बटन हमारा वहाँ दिख रहा है, क्लिक अभी हो नहीं रहा इस पर, सॉरी अभी बना नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो अब आप देख सकते हैं ये बटन बन गया है। अब मुझे करना क्या है, जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा कि साथ ही साथ मेरा जो ऐड ये काउंटर है वो इंक्रीज होता रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास HTML में होता है ऑन क्लिक, आगे की वीडियोस में हम जानेंगे पूरी इवेंट हैंडलिंग, बट थोड़ा थोड़ा इंट्रो देना चाहूँगा। तो इस तरीके से हम लिखते थे, और कोई मेथड होता था फर्दर कोई कॉल करने के लिए, तो अलर्ट है जैसे हम, तो इस तरीके से हमारा मेथड होता था। तो रिएक्ट में ये सारी चीज़ रिप्लेस ऐसे हो जाती है कि यहाँ पे भी हमें जो इवेंट है वो कैमल केस में लिखना पड़ता है। तो हमें लिखना पड़ेगा ऑन क्लिक का सी बड़ा, ऑन क्लिक, उसके बाद इक्वल टू सेम, और जहाँ पे हम डबल कोट्स लिखते थे HTML में वहाँ पे हमारे आएंगे कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के बाद हमें लिखना पड़ेगा राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद एरो वाला साइन, और उसके बाद क्योंकि ये हमारा है एरो फंक्शन, अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख दूंगा तो बार बार एग्जीक्यूट होगा और मेमोरी काफ़ी कंज्यूम करेगा, और हमारी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो भी ब्रेक हो सकती है। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा राउंड ब्रैकेट के साथ, ताकि ये जब लोड हो तो हमारा जो मेथड है बार बार एग्जीक्यूट ना हो। तो मैं इसे अभी वैल्यू दे देता हूँ, मान लो मैंने 1 वैल्यू दे दी इसको। चलते हैं स्क्रीन पे, जैसे ही मैंने क्लिक किया 1 होगी, दोबारा क्लिक किया, क्योंकि ये बार बार सेट कर रहा है वैल्यू, बट ये 1 की 1 ही रहेगी। अब 1 को हम क्या करते हैं +1 कर देते हैं, यानी कि हम काउंट +1 करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स आप, वूफ, और 1 2 3 4 5 6 जितने मर्जी आप क्लिक कर लिए, ये हमारे जो काउंटर है इंक्रीज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। तो ये था स्टेट सेट करने का तरीका। यूज स्टेट का हमने यूज देखा, हुक्स के साथ फंक्शनल कंपोनेंट में हमने स्टेट सेट की, और देखो आप फ्रेंड्स कितना इजी है। स्पेशली यहाँ पे थोड़ा सा आपको, जब आप क्लास बेस से फंक्शनल बेस कंपोनेंट में मूव होंगे तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा इसको यूज़ करना। बट अगर आप डायरेक्टली फ्रेशर हैं अभी और डायरेक्टली मूव कर रहे हैं, रिएक्ट सीखना आपने स्टार्ट किया है, तो आप डायरेक्टली ही मूव कर सकते हैं हुक्स पे, तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट से बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेंगे हुक्स, और बहुत ही आप इजीली सीख पाएंगे हुक्स। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप 5 से 7 दिन में, अगर आप फंडामेंटल देखें रिएक्ट का, तो आप अगर हुक्स के साथ आप करें तो आपके 5 से 7 दिन में रिएक्ट के फंडामेंटल कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा जो इसका सेट करने का मेथड। अब इसके बीच ही मैं आपको थोड़ा सा इसके लाइफ साइकिल या जो रेंडरिंग दिखा लेता हूँ, कि मान लो मैंने इसको किया कंसोल। अब आप यहाँ पे थोड़ा देखोगे फ्रेंड्स कि क्या हो रहा है। चलते हैं हम ब्राउज़र पे, वापस करते हैं इंस्पेक्ट,
और जाते हैं कंसोल के सेक्शन में। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये रीलोड हुआ हमारे पास तो 2 टाइम हमारा टेस्ट चला। प्लस पे मैंने क्लिक किया, अगेन फिर चला, फिर चला, फिर चला, फिर चला। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि लाइफ साइकिल की क्यों ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये अपने आप में ही एक लाइफ साइकिल है हुक्स, क्योंकि फंक्शनल बेस कंपोनेंट में हर जो स्टेज थी उसकी जो फेसेस थे उसके अलग मेथड थे। यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि हमारा फंक्शनल बेस कंपोनेंट है और उसका जो एक मेथड है रेंडर, वो हमेशा ही एग्जीक्यूट होता रहता है। और जैसा ही इसमें कुछ मैनिपुलेशन हो रही है तो वो साथ के साथ रेंडर होता रहता है, यानी कि पूरा का पूरा कंपोनेंट बार 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 मैनिपुलेशन अगर उसके अंदर होती है तो रेंडर होता रहता है। इसीलिए ये चलता है और इसीलिए हम ट्रैक कर सकते हैं कि इसमें अपडेट हुआ है कि नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरे मेथड की जो है काफ़ी यूज़फुल। वो है हमारे पास यूज़ इफेक्ट। तो यूज़ इफेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यूज़ स्टेट के केस में हमने वेरिएबल बनाया फिर उसका सेट मेथड बनाया, तो यूज़ इफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सिंपल लिखना पड़ता है यूज़ इफेक्ट। इसको भी आप दोनों तरीके से लिखते हैं। ये तो था इसका मेथड। आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि आपने यूज़ स्टेट के केस में किया, ऐसे भी और ऐसे भी। तो मैं तो ऐसे ही लिखूंगा इसको। तो अब इसके अंदर हमें फिर राउंड ब्रैकेट लगानी होती है, क्योंकि एक एक तरह से ये कॉल बैक लेता है, ये एक एरो फंक्शन लेता है। तो इसके अंदर हम फिर एरो फंक्शन ऑन देन कर्ली ब्रेसेस और ये हमारा यूज़ इफेक्ट। और अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको भी कर लेते हैं और चला के देखते हैं। सॉरी हमने इंपोर्ट नहीं किया, ऐसे भी हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट, क्योंकि मैंने रिएक्ट डॉट यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो इंपोर्ट किया। वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। 1 टाइम हमारे पास टेस्ट आया, फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसने रोक दिया है उस रेंडर को। अगर मैं यहाँ पे बाहर करूँगा तो ये कर रहा है। तो इस सारे का सारा जो चल रहा है फर्स्ट टाइम वो चलता है। फिर क्या 3 टाइम चला, 2 टाइम रेंडर के, 1 टाइम हमारा यूज़ इफेक्ट का। तो ये यूज़ इफेक्ट हमने यहाँ पे चला दिया। जितनी बार क्लिक किया उतनी बार चल रहा है। अब एक चीज़ या एक स्पेशलिटी बोलता हूँ, एक ही मेथड है और मल्टी चीज़ें करता है, मल्टीपल थ्रेड करता है, मल्टीटास्किंग करता है। अगर मैंने इसको लिख दिया है कॉमा डाल के और स्क्वायर ब्रैकेट, तो अब देखना फ्रेंड्स, आप रिफ्रेश किया, यूज़ इफेक्ट चला, क्लिक कर रहा हूँ, यूज़ इफेक्ट नहीं चला। क्यों नहीं चला, इसके पीछे एक रीजन ये है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि रिएक्ट जेएस में जो क्लास कंपोनेंट है उसमें लाइफ साइकिल है, हर मेथड बनाया गया है उसके लिए। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड हैं क्लास कंपोनेंट में। रू हुक्स में हमारे पास साब कंपोनेंट डेड माउंट भी यही है, हमारे पास गेट ड्राइव फ्रॉम स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स भी यही है, हमारे पास विल माउंट भी यही है, अनमाउंट भी यही है। सब का सब हमारे पास यूज इफेक्ट ही है। और यूज इफेक्ट का जो पहला पैरामीटर अगर आप बात करें तो वो एक कॉलबैक है, वो एक फंक्शन लेता है और उसके अंदर आप जो भी स्टेट है उसको गेट करके आप उसका यूज ले सकते हैं। सेकंड पैरामीटर, किस स्टेट में आपने चेक करना है चेंज हुआ नहीं हुआ है, तो आप सेकंड पैरामीटर में कॉमा के साथ ये एरे पैरामीटर लेता है, तो एरे में आप कितनी मर्जी स्टेट या पैरामीटर डाल सकते हैं। उसके चेक के बिहाव पे आप यूज पैक्ट को चला सकते हैं। तो मान लो आपके पास कोई एपीआई है, जैसा कि मैंने आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट में बताया कि अगर आपको केपीआई हिट करनी है तो वो आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट की जो राइट प्लेस होता है वो होता है कंपोनेंट डेट माउंट, वहाँ पे आप एपीआई वाला कोड लगाते हैं और हिट करते हैं। तो अगर मैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट की बात करूं और आपको फर्स्ट टाइम एक एपीआई कॉल करनी है जब आपका कंपोनेंट रेंडर होगा या रीलोड होगा स्क्रीन पे, तो आपको एपीआई कॉल यहाँ पे लगानी है यूज इफेक्ट के अंदर और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ छोड़ देना है एज इट इज। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आपका कंपोनेंट रेंडर होगा एपीआई हिट जाएगी और उसके बेसिस पे वो स्टेट और जो भी आप रिडक्स में या कहीं भी स्टेट सेट करवाओगे वो करवा के आप उसका यूज़ ले सकते हैं। बट सेकंड केस में क्या है, मान लो अगर मैं इसको काउंट दे देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे हटाता हूँ तो हर टाइम ये कॉल करता है। अब मैंने इसको काउंट दे दिया,
रिफ्रेश करता हूँ, यूज इफेक्ट चला, फिर मैं क्लिक करूँगा, फिर यूज इफेक्ट चला, फिर क्लिक करूँगा, यूज इफेक्ट चला। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो एक काउंट मैंने दिया है फ्रेंड्स, इसमें मैनिपुलेशन हो रही है बार 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 बार। तो यूज इफेक्ट को वो बार बार बता रहा है कि मुझ में कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, और यूज इफेक्ट उसको अपने आप ऑब्जर्व करके बार बार स्क्रीन में या रेंडर कर रहा है बार बार कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आपको एक क्ला फंक्शनल बेस कंपोनेंट में, तो आपको जिस केसेस में भी आपको मल्टीपल टाइम नहीं करनी, एपीआई हिट नहीं करनी है, वैल्यू नहीं आपको चेंज करनी, वन टाइम करनी है, जिस केस में आपको कंपोनेंट आप चाहते हो कि फर्स्ट टाइम लोड हो और वो वैल्यू सेट हो जाए, तो आपको यूज इफेक्ट इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और आप एक ही बार इसको लिख सकते हो, और मल्टीपल टाइम आप जो भी आपने यहाँ पे कोड करना है, जितना भी कोड करना है जो कि आपको वन टाइम चलाना है, वो आप इस तरीके से लिख सकते हो। फर्दर आपको मान लो मेरे पास एक काउंट है, मैं चाहता हूँ कि जब मेरा काउंट में कुछ मैनिपुलेशन हो, यानी कि मेरे काउंट में कोई मैनिपुलेशन हो और फिर मैं एक यूज इफेक्ट चलाऊं, तो उस केसेस में मुझे एक और यूज इफेक्ट लिखना पड़ेगा। और वो क्या करेगा, मेरे यूज इफेक्ट सारे चले जैसे, फिर मैंने काउंट किया, तो मेरा यूज इफेक्ट काउंट वाला ही मेथड चले। तो वो मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर मेरे पास कोई और स्टेट है फ्रेंड्स, तो मुझे एक और ये बना सकता हूँ, मान लो मेरे पास एक और स्टेट है, इस तरीके से भी कर सकता हूँ, और बार बार मैं यूज इफेक्ट लिख सकता हूँ। या मैं फिर इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि मेरे पास दूसरा वेरिएबल है या स्टेट है, कोड को अगर मैं कॉम्प्लेक्स ना बनाऊँ तो इस तरीके से भी कर सकता हूँ। पर इस केस में होगा क्या, इस केसेस में वो बार बार मुझे ये वाला मेथड चलाएगा, और उसके बाद शायद जो लॉजिक मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा होगा, तो उस केसेस में वो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो मुझे ये सारी चीज़ें कंडीशन लगा के मुझे कुछ इस तरीके से मुझे हैंडल करनी पड़ेंगी। बेटर है कि अगर आप हर स्टेट के लिए एक अलग अलग से या अलग अलग से यूज़ इफ़ेक्ट बना दो, ताकि उस टाइम सिर्फ वही वाला यूज़ इफ़ेक्ट चले, और उसने आप में जो भी आपने कोडिंग उसके अंदर लिखी है वो ही एग्जीक्यूट हो। तो ये था फ्रेंड्स हमारा यूज़ इफ़ेक्ट का कमाल और काम इसका। यूज़ स्टेट और यूज़ इफ़ेक्ट आई होप कि आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट हम करते हैं प्रैक्टिकल यूज कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल यूज कॉन्टेक्स्ट का। तो करते हैं यूज, कैसे करते हैं कॉन्टेक्स्ट को और क्या बेनिफिट है उसके। तो कॉन्टेक्स्ट यूज करने के लिए फ्रेंड्स हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एज ए प्रोवाइडर यूज होता है, यानी कि वो एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं उसे। तो उसके लिए एक हमें सेपरेट फाइल बनानी पड़ेगी, जो होगी हमारी, उसका नाम हम रख देते हैं ऐप प्रोवाइडर डॉट जेएस। और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब कॉन्टेक्स्ट यूज करने के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट यानी कि इनिशियलाइज करेंगे एक कॉन्टेक्स्ट को। उसका नाम हम रख लेते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इसका इंस्टांस हमने बना लिया, और इसे एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। इसे हमने एक्सपोर्ट भी कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड हमें बनाना पड़ेगा प्रोवाइडर का, एक्सपोर्ट। इसको भी ऐसे ही करते हैं कॉन्स्ट, इसको इसका नाम लिखते हैं ऐप प्रोवाइडर, और राउंड ब्रैकेट, और इसके साथ इसकी बॉडी, और यहाँ पे रिटर्न जैसे कि हम कंपोनेंट में करते ही हैं। और इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा
कॉन्स्टैक्ट डॉट प्रोवाइडर। तो ये कॉन्टेक्स्ट का एक कीवर्ड बोल सकते हैं इसे। प्रोवाइडर और कंज्यूमर दो होते थे पहले, बट अब हम कर रहे हैं हुक्स, तो हम सिर्फ प्रोवाइडर यूज करेंगे ताकि वो क्या करे, एक हायर ऑर्डर टैग लगा दे हमारे मेन कंपोनेंट में, जिसके थ्रू हम कॉन्स्टैक्ट यूज कॉन्टेक्स्ट के साथ हम उसकी वैल्यूज हम गेट कर सकते हैं। तो ये अपना इतना काम हो गया है फ्रेंड्स। इसके अलावा हमें एक चीज और करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा चिल्ड्रन। अब इस चिल्ड्रन का भी यूज आपको बताता हूँ क्या है इसका मतलब। इस चिल्ड्रन को हम लिख देंगे यहाँ पे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, यानी कि ये एक कांस्टेंट की वैल्यू है, और मैं यहाँ पे सिंगल कर्ली ब्रेसेस फिर ब्रेसेस। अब यहाँ पे मुझे जैसी मर्जी वैल्यूज पास करनी है, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकता हूँ और एक नॉर्मल स्ट्रिंग भी पास करता हूँ, पर मैं ऑब्जेक्ट के साथ जाऊँगा। तो सपोज मैं लिख देता हूँ नेम, और नेम में लिख देता हूँ रविंदर, और यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, नंबर लिख देता हूँ 7। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट को हमने वैल्यू पास कर दी। अब ये कांस्टेंट जब रिटर्न होगा या वैल्यू गेट करेगा, तो ये पास होके जब हमें वैल्यू मिलेगी तो उस चिल्ड्रन में मिलेगी, और वो चिल्ड्रन वापस इसे रिटर्न करेगा इस टैग में, क्योंकि वो एज ए व्यू ही जाता है जहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं। तो इसका काम हो गया है ख़त्म फ्रेंड्स। ये प्रोवाइडर हमने यूज़ कर लिया है। अब इस प्रोवाइडर को हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट, तो वो इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं रिएक्ट स्टिक मोड यूज़ हो रखा है, वो एक पेरेंट कंपोनेंट है या हायर ऑर्डर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं ऐप का। सेम एज हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना ऐप प्रोवाइडर। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा ऐप प्रोवाइडर फ्रॉम। ये प्रोवाइडर हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे पास कर देंगे, ऐप प्रोवाइडर हमने पास कर दिया ऐसे। तो ये हमारा ऐप प्रोवाइडर फ्रेंड्स का हमने सेट कर दिया है प्रोवाइडर। और अब देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो अब हमने सेट कर दिया, उसकी फाइल भी बना के इनिशियलाइज भी कर दिया, इंपोर्ट भी कर दिया इंडेक्स में। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। तो अभी ओ सॉरी, हमने डिफ़ॉल्ट नहीं मार्क किया इसको, तो डिफ़ॉल्ट मार्क करना ज़रूरी है। ओह, डिफ़ॉल्ट, अब ये डिफ़ॉल्ट ऐसे होगा नहीं, तो इसको क्योंकि हमने एरो फंक्शन बनाया है, तो इसको कुछ इस तरीके से ये जैसे ही हमने किया इसे, तो फ्रेंड्स ये हमारा चल पड़ा है। और अब देखेंगे इसकी एग्जैक्ट आउटपुट कि कैसे ये यूज़ होता है। तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी और यहाँ पे भी कंसोल में कि हमें कुछ नहीं दिख रहा। हमें ये वाली चीज़ें चाहिए अपने ऐप कंपोनेंट में, तो कैसे होंगी। अभी हम कोई इसे एज ए प्रॉप्स नहीं पास कर रहे, यानी कि इंडेक्स से हम कोई प्रॉप्स पास नहीं कर रहे। मान लो अगर मैं ऐसे करता हूँ प्रॉप पास ऐसे टेस्ट करके, टेस्ट की वैल्यू देता हूँ मैं टेस्ट, तो ये तो मेरा हो गया प्रॉप्स। और प्रॉप्स को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं प्रॉप्स, और ये प्रॉप्स मान लो कि मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट टेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे कंसोल में यहाँ पे टेस्ट आ गया, यानी कि ये तो था प्रॉप्स वाला प्रोसीजर। अब यहाँ पे मुझे प्रॉप्स नहीं पास करना, मुझे कॉन्स्टेक्ट से ही चाहिए सारी की सारी वैल्यू। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, प्रॉप्स को भी मैंने हटा दिया। तो कॉन्स्टेक्ट यूज करने के लिए फ्रेंड्स जैसा हमारे पास था यूज स्टेट यूज अफेक्ट, वैसे ही हमारे पास आता है कॉन्स्टेक्ट। तो हमें एक कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। हम लिख लेते हैं ओ बी जी कॉन्स्टेक्ट, और आगे हम लिखते हैं यूज कॉन्स्टेक्ट। ये हमने लिख लिया।
उसके बाद हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना कॉन्टैक्ट यहाँ पे। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें करना पड़ेगा ऐप कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम, सेम वही फाइल है ऐप प्रोवाइडर वाली, तो उससे करना पड़ेगा हमें यूज। यहाँ पे दोनों तरीके से कर सकते हैं इसकी, हम सेम फाइल ही बनानी पड़ेगी क्योंकि ये हमें एज ए रेफरेंस आगे पास भी करना पड़ता है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बड़ी ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है वैसे तो, बट काफ़ी लोग वो गलतियां करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है ऐप कॉन्टैक्ट्स, फिर मैंने आगे एक ऐप प्रोवाइडर बनाया, उसे मार्क कर दिया है डिफ़ॉल्ट ऐप प्रोवाइडर को। तो कभी आपके पास ऐसा केस आ जाए तो आपको मल्टीपल अगर कंपोनेंट या आपको मल्टीपल एक्सपोर्ट करने पड़े सेम फाइल में, तो उसमें कम से कम एक मेथड या प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम एक्सपोर्ट करने, जब हम करें उसको तो उसे मार्क करना चाहिए डिफ़ॉल्ट। अगर आप उसको नहीं चाहते डिफ़ॉल्ट मार्क करना तो आपको कुछ वो इस तरीके से लिखनी पड़ती है या इंपोर्ट करनी पड़ती है। अगर मैंने डिफ़ॉल्ट मार्क कर लिया तो आप लिखेंगे इंपोर्ट ऐप प्रोवाइडर फ्रॉम ये, तो डिफ़ॉल्ट मार्क कर दिया है तो इसमें करली ब्रेसेस नहीं लगेंगे, जैसा कि हमारे रिएक्ट के केस में हो रखा है। ये डिफ़ॉल्ट मार्क कर रखी है लाइब्रेरी तो इंपोर्ट रिएक्ट लिख रहे हैं, बट बाकी की अगर आपको कंपोनेंट चाहिए, यूज स्टेट चाहिए, तो आप उन्हें करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हो, यानी कि ये डिफ़ॉल्ट मार्क नहीं की गई है, ऐसे ही इनको एक्सपोर्ट किया गया है। तो ऐसा ही अगर मुझे ये ऐप में चाहिए तो मुझे करली ब्रेसेस के साथ ये इंपोर्ट करनी पड़ती है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ या मेथड डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो जिस केस में आपको डिफ़ॉल्ट है कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड तो आप करली ब्रेसेस ना लगाएं। अगर वो प्रॉपर्टी या मेथड डिफ़ॉल्ट नहीं है तो आपको करली ब्रेसेस के अंदर वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे किया है और ये वाला कॉन्टेक्स्ट हम पास कर देंगे इसको। और अब जो हमने इंस्टेंस बनाया है तो अब उसे करते हैं प्रिंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ br, टैग मैंने लिखा और एंटर करता हूँ, और मुझे प्रिंट करनी है ऑब्जेक्ट डॉट नेम। तो आप देख सकते हैं सिंपली नेम आ गया है मेरे पास रविंदर। और अगर मैं इसको एक और चीज़ करता हूँ, अब मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ तो नंबर आ गया 7, रविंदर 7 आ गया है। तो इस तरीके से यूज़ होता है फ्रेंड्स कॉन्स्टैक, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। अब मान लो मुझे एक और कंपोनेंट बनाना है तो वो भी बड़ी मैं आसानी से बना सकता हूँ। मान लो कि मुझे क्या करना है, मैं सेम लेवल पे बनाता हूँ ऐप वाले केस में। तो मैं इसको डेमो नाम दे देता हूँ, डेमो मैंने नेम दिया इसको। इसको भी मैं देता हूँ डेमो और इसको भी मैं देता हूँ डेमो, और ये सारी चीज़ें मैं कर देता हूँ डिलीट, और ये वाली सारी चीज़ें भी कर देता हूँ मैं डिलीट। यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल नेम और यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल नंबर। तो अभी तो हमारे पास सेम ऐसे ही आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ ऐप वाले कंपोनेंट में जाता हूँ और जहाँ पे मैंने ये प्रिंट किया था इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, और ये सेम पहले के जैसे ही हो गया है। अब हम क्या करते हैं डेमो वाले में हम यहाँ पे आ गए थे, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमें ये वाली चीज़ें भी हमें चाहिए नहीं क्योंकि हम यूज़ नहीं कर रहे। तो ऐप वाले में मैं दोबारा इंपोर्ट करता हूँ अपना डेमो वाला। अब देखो फ्रेंड्स मैंने डेमो डिफ़ॉल्ट मार्क किया है तो मैं कुछ इस तरीके से ही उसे इंपोर्ट करूँगा, कर्ली ब्रेसेस के साथ नहीं करूँगा। और मैंने इंपोर्ट किया है अपना डेमो कंपोनेंट। तो अब ये थर्ड लेवल हो गया हमारा, पहला इंडेक्स, सेकंड ऐप, और ऐप के अंदर हम जो है डेमो कंपोनेंट हमने कॉल किया। और जाते हैं स्क्रीन पे तो आप देख सकते हैं नेम रविंदर नंबर 7, तो ये हमारे पास आ गया है। ये वैलिड नेस्टिंग करके लिए बोल रहा है तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे ये चीज़ लगा देते हैं ताकि, ये मैंने एक ब्लैंक डिव डाल दिया तो आपको भी वार्निंग हट गई हमारे पास।
तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे पास जो है, अब यहाँ से ऐप वाली भी मैं वैल्यू हटा देता हूँ जो कि वो वार्निंग दे रहा है। तो अब कोई वार्निंग नहीं है, ये बोल रहा है कि ये क्यों ले रखा है, क्योंकि हमारा यूज हो नहीं रहा। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो हमारी सारी वार्निंग हट गई हैं। और डेमो में जाते हैं, यहाँ पे नेम में भी ऐसे लिखता हूँ। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, यस अब फाइन है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, 3 लेवल हो गए हैं, इंडेक्स, ऐप और डेमो। अगर प्रॉप्स के थ्रू मैं पास करता तो मुझे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे टेस्ट मैंने पास किया एक लेवल, इसको देता हूं मैं डेमो। डेमो में मुझे क्या करना पड़ना था, प्रॉप्स लिखना पड़ना था। प्रॉप्स लिखता और देन मान लो मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ता, प्रॉप्स डॉट सॉरी टेस्ट। तो आप देख सकते हैं डेमो आ गया मेरे पास ऐप कंपोनेंट पे। अब मान लो यही फर्दर वैल्यू मुझे डेमो कंपोनेंट में चाहिए, तो फर्दर मुझे फिर दोबारा क्या करना पड़ता, टेस्ट लिखना पड़ता। और मुझे क्या करना पड़ता, प्रॉप्स डॉट टेस्ट। अब इंडेक्स से प्रॉप डॉट टेस्ट पास हुआ ऐप में, तो ऐप का जो प्रॉप्स था, इसको कर लेते हैं थोड़ा वर्ड रैप। तो एप्स में इंडेक्स से आ गया हमारे पास ऐप के पास, ऐप में एज ए प्रॉप्स डॉट टेस्ट गया और दोबारा इसने पास कर दिया डेमो को। तो अब डेमो में गए हम, तो डेमो में हमें चाहिए उसकी वैल्यू, तो हम फिर यहाँ पे लिखते प्रॉप्स और फिर लिखते, मान लो मैं यहाँ पे ही प्रिंट करवा देता हूँ इसको, तो प्रॉप्स डॉट टेस्ट में अगेन फिर लिखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू आ गई। तो आप देख सकते हैं ये कितना थोड़ा सा हेडेक सा है कि पहले हमें इंडेक्स में करना पड़ा, फिर हमें ऐप में करना पड़ा, फर्दर हमारे पास अगला लेवल था डेमो का, उसमें करना पड़ा। और मान लीजिए आगे भी हमारे पास एक और कंपोनेंट है और वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, फर्दर वहाँ पे वैल्यू चाहिए। तो 4 लेवल हो गए, ऐसे ही कितने भी लेवल हो सकते हैं, काफ़ी सारा डाउन ड्रिल करना पड़ेगा हमें अगर प्रॉप्स के थ्रू हम ये सारी चीज़ यूज़ करेंगे। बट अगर हम कंपेयर करें कॉन्टेक्स्ट एपीआई से, तो कितना इजी हो गया कि एक जगह हमने वैल्यू असाइन की और सारी जगह हम इसे इंपोर्ट करके उसका यूज़ ले सक रहे हैं। तो इसमें हमने सिंपल वैल्यू इनिशियलाइज की, हम इसमें सेट स्टेट भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं रिडक्स की, रिडक्स भी यही काम करती है कि वो आपको एक ग्लोबल स्टेट बना के दे देती है, जिसके थ्रू आप वहाँ पे उसके जो एक्सेंट डिस्पैचर या रिड्यूसर होते हैं उनमें आप मैनिपुलेशन करते हो और कहीं भी आप ग्लोबली किसी भी कंपोनेंट में उनकी वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई ही काफ़ी हद तक रिडक्स के काम को कम कर सकती है, हटा सकती है। अगर मान लो आपको रिडक्स नहीं चाहिए, आपकी लिमिटेड रिक्वायरमेंट है, तो शायद आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई से वो सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं जो कि अभी रिडक्स में होती हैं। तो काफ़ी बेनिफिट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि रिएक्ट की नेटिव है ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिएक्ट की नेटिव एपीआई है, नेटिव फंक्शन है, नेटिव हुक्स है। तो कोई थर्ड पार्टी आपको यूज़ नहीं करना पड़ता, इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, सिंपल हम रिएक्ट के ही वे से हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तो आई होप कि इसके साथ ही आपको सारे हुक्स क्लियर हो गए हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट। थोड़ा सा लगता है यूज कॉन्टेक्स्ट आपको थोड़ा सा आप स्ट्रगल करोगे इसमें, या आपको थोड़ा लेट समझ में लगेगी, पर जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड्स, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी ये चीज़। और अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं इसका लिंक गिटहब में डाल दूंगा, गिटहब का लिंक सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ये कोड ले सकते हैं। और आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट की वीडियो में हम बात करेंगे इवेंट हैंडलिंग के ऊपर, इवेंट कैसे हम लगाते हैं, मेथड को कैसे कॉल
करते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट के साथ भी करेंगे एग्जांपल, और फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के साथ तो करेंगे ही करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट को ही लेके हम आगे जाएंगे। और भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं इसमें, रिएक्ट फ्रेगमेंट, रेफरेंस, लिस्ट, कीज, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्टाइल। तो आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे स्टेप बाय स्टेप बात इसके ऊपर। और जल्द ही हमारा फंडामेंटल ख़त्म होने वाला है रिएक्ट जेएस का, और हम मूव करने वाले हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के ऊपर। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, मिलता हूं आपको एक वैल्यूएबल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।